तो फिर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं जो साइंस वाला पेपर था। ये भी प्रैक्टिस पेपर ही मान लो। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं। इसके अंदर तुम्हारे इसमें ये इंस्ट्रक्शंस है ना, ये थोड़ी सही से नहीं लिखी हुई। तो मैथ्स के पेपर में सही से लिखी हुई थी कि ए बी सी सेक्शन है। एक क्वेश्चन में कितने नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन कितने नंबर का है। इसमें क्या है ना, सिर्फ एबीसी में बांटा हुआ है। और क्वेश्चन और पेज नंबर लिखे हुए हैं, ये नहीं लिखे हुए कि है ना कितने नंबर के हैं। तो मतलब क्या होएगा, तुम्हारे को ऐसे क्वेश्चन के साइड में लिखा हुआ होएगा। और बोर्ड में क्या होता है ना, बोर्ड में साइड में नहीं लिखा होता है। बोर्ड में क्या होता है, नॉर्मली यहीं पे लिखा होता है। जो लिखा होता है यहीं से पढ़ के समझना होता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब क्या है कि मुझे बताना है इनमें से कौन कौन से जो क्या सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड लिखा है। ठीक है। अब आर कवर्ड का मतलब क्या है कि इसका आंसर वैसे तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। बट क्या है ना, जो तुम्हारे एमसीक्यू आते हैं, जो नाइन्थ के या टेंथ के आते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है एमसीक्यू के अंदर। तो हो सकता है टीचर ने यहाँ पे गलती से इजी लिखना हो, आर लिख दिया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। बट नॉर्मली क्या आएगा, तुम्हारा एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा एमसीक्यू में, अगर स्कूल के पेपर है तो। तब इसमें क्या है, पहले तो हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो मेरे को क्या पता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि उसके पास क्या है, खुद का डीएनए और आरएनए होता है। न्यूक्लियस भी क्या होता है, मेरा डबल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि एक उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और उसके अंदर क्या होता है, जो उसकी जो बाहर की लेयर होती है, उसको क्या वो बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और अंदर का उसका खुद का वो होता है, साइटोप्लाज्मा। प्लास्टिड्स होते हैं। ये बचा है प्लास्टिड्स, और क्या बचा है, वैक्यूल बचा है। ठीक है। अब सिंगल मेम्ब्रेन मेरे को क्यों चाहिए होती है, पहले ये सोचते हैं। मेरा जो सेल होता है, एनिमल सेल, वो भी कैसा होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। क्योंकि उसके अंदर मुझे क्या कराना होता है, सिंगल मेम्ब्रेन का काम होता है एक्सचेंज कराना आइटम्स का। एक्सचेंज कराना किसका, आइटम्स का। तो वैक्यूल का क्या काम होता है, वैक्यूल का यही काम होता है कि वो क्या करता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल उसको क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। और जब फिर बाद में टाइम आता है तो क्या करता है, उसको वेस्ट की फॉर्म में रिलीज कर देता है। या फिर क्या करता है, उसको तब तक अपने अंदर स्टोर कर रखता है जब तक हमारे को जरूरत नहीं होती उसकी। बट जो प्लास्टिड है, उसका तो बस एक ही काम है, प्लास्टिड का तो यही काम है कि जो तुम्हारा प्लांट है उसको कलर देना है। उसका ऐसे कुछ काम नहीं है कि मतलब कि वो तुम्हारा कोई फंक्शनैलिटी कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो खाना बनाते हैं, पर यहाँ से प्लास्टिड्स लिखा है, मतलब कि मैं वो वाले प्लास्टिड्स भी लूंगा जो कलर देते हैं। अब कलर में तो कुछ एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, वो तो कलर तो ऑलरेडी बना बनाया है। तो प्लास्टिड भी क्या हो सकता है मेरा, इसलिए डबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या कुछ एक्सचेंज नहीं होना है। तो मतलब ये तीनों ऑप्शन तो मेरे नहीं हो सकते हैं। तो मेरा फाइनल ऑप्शन क्या बना, वैक्यूल बना। अब आज उन्हें पेपर में कैसे एलिमिनेट करना है। ये दोनों सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस, तो तुमको पता है दोनों चीजें डबल मेम्ब्रेन होती है। एक मेरा एक और चीज होती है, वो क्या है, राइबोसोम्स, वो भी मेरा डबल मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम्स, वो भी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो मेरा वैक्यूल बचा जो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। अगला है द प्रोटीन एंड लिपिड्स असेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। मतलब क्या है कि जो लिपिड्स और प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है, वो उसको कौन बनाता है, ये प्रोटीन और लिपिड कौन बनाता है। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सीधा काम होता है कि जो तुम्हारा आइटम्स है ना उसे अगर ट्रांसपोर्ट कराना, तो ये तो कर ही नहीं सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब मेरे पास दो चीजें आ गई, एक आ गई गोल्जी apparatus और एक आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब गोल्जी apparatus का क्या काम होता है कि इसको तुम कोई भी आइटम दे दो पीसीस के अंदर, या मान लो कोई भी तुम क्या है उसको अनपैकेज प्रोडक्ट दे दो, मान लो जैसे तुमने क्या करा, प्रोटीन दे दिया है इसको। तो इसका बस इतना काम है कि ये क्या करेगा, इसको पैकेज कर देगा, मतलब क्या करेगा, इसको मान लो बॉक्स में बंद कर देगा। यह ऐसे क्या करेगा, एक बढ़िया से बड़ा सा उसका पैकेट बना देगा, और फिर इस पैकेट को तुम कहीं पे भी लेके जा सकते हो। बट ये जो पिंक पिंक प्रोटीन है, ये किसी ने तो बनाया ही होगा। तो इसलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा, ये तीन तुम्हारे आंसर नहीं हो सकते इसलिए, और ये वाला आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वैसे अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें सीधा सीधा लिखा भी हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हमारा मेन वो ऑर्गेनल ही है, जो क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर क्या होता है, राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन्स। अगला है द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। मतलब क्या है कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब जो पुराने, जो हमारे मतलब प्रोकैरियोट्स जो प्रिमिटिव सेल्स है, उनके अंदर क्या होता है, एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो तुम्हारा ये रहता है, ये हमारा छोटा सा वो है, वायरस मान लो या बैक्टीरिया मान लो, बैक्टीरिया मान लो इसको। इसके अंदर क्या होता है, कोई डिफाइंड रीजन नहीं होता है। इसके अंदर जो डीएनए का मटेरियल होता है ना, वो ऐसे ऐसे करके धागे की तरह फैला होता है।
तो इस जो फैलोइन न्यूक्लियस है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है न्यूक्लियोइड। ये तो तुम्हारे को एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया हुआ है, तो ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा ये चीज? तो इसका आंसर होता है न्यूक्लियोइड। अगला है किचन ऑफ द सेल, मतलब क्या है? सेल का खाना कौन बनाता है? किचन ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, सबको ये पता है। ओ सॉरी सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, किचन ऑफ द सेल क्या है मेरा? क्लोरोप्लास्ट। वो क्या करता है मेरा? जो खाना बनाता है, किसके अंदर बनाता है? ये प्लांट्स के अंदर। हाँ, क्लोरोप्लास्ट। किस में खाना बनाता है? प्लांट्स के अंदर। तो ये हो गया तुम्हारा किचन ऑफ द सेल। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अगला है लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय। अब इसमें नाम चेक करते हैं एक बार, ये देखो। रॉबर्ट हुक का तो मेरे को पता है, एनसीईआरटी में शुरुआत में दिया हुआ है रॉबर्ट हुक का। तो इसने मेरे कौन से सेल्स देखे थे? इसने मेरे जो मेरा क्या कहते हैं उसको, ट्री का जो बार्क होता है उसके सेल्स देखे थे। उसको हम इंग्लिश में कॉर्क बोलते हैं। अब जो ट्री की जो तना होएगा वो कैसा होएगा? ब्राउन कलर का होएगा। मैंने क्या बताया था, जो ब्राउन कलर की चीजें होती है ना, वो ज्यादातर मेरी कैसी होती है? डेड होती है। तो अब रॉबर्ट हुक है, उसने तो क्या करा है? ट्री बार्क देखा है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है मेरा। ठीक है। अब पुरकिनजी, ये नाम तो मैंने सुना ही नहीं है पहली बात तो। ठीक है, ये पुरकिनजी क्या है? ये तुम्हारा 10th में आएगा इस वाले साइंटिस्ट का जो है। इसलिए क्या है? और रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन में हमने नहीं पढ़ा है अभी तक। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में इसका आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, इसका जो जिक्र है। जब टिश्यू का चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा रॉबर्ट ब्राउन का नाम। है तो इसलिए क्या होगा? ये तीन ऑप्शन नहीं हो सकता, तो मेरा क्या ऑप्शन होता है? ल्यूइन हुक बचा। इसने पहली बार कौन से मेरे सेल्स देखे थे? इसने मेरे देखे थे लिविंग सेल्स। ठीक है, इसका आंसर समझ आ गया, ल्यूइन हुक है। कोई डाउट? ठीक है, हमारा कंटिन्यू करते हैं। द ओनली सेल ऑर्गेनली सीन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होते हैं? जो मेरे पुराने सेल्स होते हैं, जो मतलब क्या होते हैं, जो ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो अब सोचो, लाइजोसोम का मतलब क्या है? लाइजोसोम तो मेरे किस में प्रेजेंट होते हैं? जो हमारे सुसाइड बैग्स बोलते हैं, जिनको बेसिकली हम ये क्या करते हैं, मेरा जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब सोचो, तुम्हारा जो ये ऐसे करके मान लो एक बैक्टीरिया था जिसके पास खुद का प्रॉपर न्यूक्लियस भी डिफाइंड नहीं है, जिसका पूरा जो न्यूक्लियस है वो भी ऐसे से करके धागे की फॉर्म में फैला हुआ है, उसके अंदर इतना मतलब एडवांस लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम हो ही नहीं सकता है। प्लास्टिड भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये खाना बना लेगा, पौधा थोड़ी है, ये भी तो बैक्टीरिया है। ये तो एनवायरनमेंट पे फीड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी हाउस ऑफ द सेल होता है। बैक्टीरिया तो हमारा सिंगल सेल्ड होता है, इसको इतनी एनर्जी चाहिए ही नहीं कि वो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया लगे इसको। ये तो बस क्या करता है, जो इसका फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है और उससे जितनी एनर्जी मिलती है उसी से डायरेक्टली वर्क कर लेता है। और बैक्टीरिया कई बार तो क्या होते हैं, सिर्फ जब ना फ्लैजिलम होता है, मतलब जिसके पीछे की पूंछ होती है, इसके यूज से ही चल पाते हैं। बाकी इनको और किसी चीज के लिए एनर्जी चाहिए ही नहीं होती है। तो इसका फिर क्या ही बचा? राइबोसोम बचा फिर बस, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स के अंदर। इस बारे में कोई डाउट हो? ठीक है, मैं बस तुमको प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसके बारे में इमेज भी दिखा देता हूँ, अगर तुम्हारे को सही से याद रहे। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ये होता है तुम्हारा प्रोकैरियोट सेल, मतलब जो पुराना सेल होता है। इसके अंदर देख लो, न्यूक्लियोइड की तरह क्या होता है? डीएनए फैला होता है, साथ में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और एक क्या होती है इसके पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके पास क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके पास एक एक्स्ट्रा चीज होती है जो प्लांट्स में पाई जाती है, वो क्या है? सेल वॉल। और इसके साथ क्या है? इसमें राइबोसोम, जो क्या करता है? प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसके पास और कोई ऑर्गेनल ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रोकैरियोट का। तो पेपर में भी आएगा, तो क्या करना है, अगर मान लो तुम्हारा ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन है,
तो ये ऐसे कैसे डायग्राम बना के आ जाना प्रोकैरियोट सेल का। कंटिन्यू करते हैं। इफ लाइसोसोम्स वर एब्सेंट इन द सेल, मतलब क्या, अगर लाइसोसोम मेरे सेल के अंदर एब्सेंट होते, वट वुड बी द मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंस, और तो उसका मोस्ट लाइकली जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या होता, क्या लगता है लाइसोसोम्स का काम क्या होता है। हाँ, लाइसोसोम्स का मेरा काम होता है क्या, कोई भी फॉरेन मटेरियल हो गया या कोई भी वेस्ट हो गया उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो सेल्स वुड लूज देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोटीन, नहीं प्रोटीन तो प्रोड्यूस नहीं करता है ये। सेलुलर वेस्ट एंड डैमेज ऑर्गेनेल्स वुड एक्यूमुलेट लीडिंग टू डिसफंक्शन, ये आंसर हो सकता है, पर मैं भी और बाकी का ऑप्शन ही पढ़ लेता हूँ कि बाई चांस मेरे को कोई सही आंसर मिल जाए। और न्यूक्लियस वुड बी अनएबल टू डिवाइड, ये भी नहीं होता है क्योंकि डिवाइड तो वो उसकी वजह से होता है, डीएनए और आरएनए की वजह से। माइटोकॉन्ड्रिया वो स्टॉप प्रोड्यूस एटीपी, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, ये कि जितना मेरा सेल का वेस्ट है और जितने भी डैमेज ऑर्गेनल है वो क्या आएंगे सेल के अंदर इकट्ठे होते रहेंगे, जिस वजह से क्या है, जो तुम्हारा सेल है वो इवेंचुअली क्या करेगा, फंक्शन करना बंद कर देगा। अगला है असर्शन रीजंस। अब मैंने बताया था असर्शन रीजन का तरीका क्या होता है, बस हर असर्शन के आगे क्या लगा दो, बिकॉज अरे क्या करो, जितने भी तुम्हारे असर्शन है पहले तो ये चेक कर लो कि दोनों ट्रू है या फॉल्स है, अगर एक भी फॉल्स मिल गया तो फिर तुमको कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बट बाई चांस अगर तुमको दोनों सही मिल गए तो क्या करो, बस असर्शन का क्या करो, बिकॉज लगा दो और फिर चेक करो क्या रीजन के अकॉर्डिंग सही बन रहा है वो। चालू करते हैं। द स्मेल ऑफ द परफ्यूम स्प्रेड थ्रू आउट द रूम, मतलब क्या है, जो परफ्यूम होती है उसकी जो, सॉरी, जो परफ्यूम होता है उसकी जो स्मेल होती है वो क्या करती है, रूम के आसपास फैल जाती है, किसके बाद, कुछ समय बाद, ये नहीं जैसे तुमने परफ्यूम छिड़का वैसे ही आसपास तुमको और जगह खुशबू आने लग जाएगी कमरे के, थोड़ा टाइम लगता है। अब इसका रीजन क्या लिखा है इसने, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। तो परफ्यूम की स्मेल है क्या है, पूरे रूम में फैल जाती है कुछ समय बाद, ये बात तो सही लिखी हुई है। और क्या है, पार्टिकल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ये भी सही लिखा हुआ है। मतलब क्या, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जाते हैं पार्टिकल्स, मतलब क्या है, ये जो सी और डी ऑप्शन है ये तो पॉसिबल ही नहीं है होना। तो अब मैं किस में चेक करूंगा, ए और बी में, तो मैं अब इसको पढ़ के देखता हूँ पूरा। द स्मेल ऑफ द परफ्यूम स्प्रेड्स थ्रू आउट द रूम आफ्टर सम टाइम बिकॉज पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। सही लग रहा है सुनने में, सही लग रहा है सुनने में। तो ये क्या पढ़ने में एकदम सही लग रहा है, तो इसलिए मैं से कौन सा ऑप्शन मार्क कर दूंगा, ए ऑप्शन। वो क्या है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड क्या है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। अगला है डिफ्यूजन अकर्स फास्टर इन गैसेस, मतलब क्या डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो किस में आकार होता है, गैसेस में, और कैसे होता है उसमें, फास्टर। पार्टिकल्स इन लिक्विड मूव फास्टर देन पार्टिकल्स इन गैस, सोच के देखो, इसमें लिखा है पार्टिकल्स इन लिक्विड मूव फास्टर देन पार्टिकल्स इन गैस, तो असर्शन तो सही लिखा है, पर एक बार ये सोच के देखो, मेरा जो ये है वाटर के पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं, ऐसे पास पास होते हैं, ठीक है, और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे दूर दूर होते हैं। तो क्या लगता है कौन ज्यादा मूव करेंगे, ये ज्यादा मूव करने, इसके पास ज्यादा जगह मूव करने के लिए, या इसके पास ज्यादा जगह मूव करने के लिए, क्या लगता है, गैस के पास ज्यादा जगह है या फिर सॉलिड के पास। गैस के पास है, पर इसने तो क्या लिखा है, पार्टिकल्स इन लिक्विड मूव फास्टर, मतलब क्या पार्टिकल्स तेज दौड़ते हैं, अब तेज कौन दौड़ेगा, जिसके पास जगह ज्यादा है, मतलब क्या जिस रोड पे क्या है ट्रैफिक कम होगा उसी पे तो तुम तेज चल पाओगे। पर यहाँ पे तो क्या है, लिक्विड्स में ट्रैफिक ज्यादा है और गैसेस में क्या है, ट्रैफिक कम है। तो मतलब क्या रीजन सही लिखा है गलत लिखा है, क्या लगता है, रीजन की जो बात लिखी है वो सही लिखी हुई है गलत लिखी हुई है। ये कैसे लिखे हुए गलत, तो बस जैसे तुमको एक गलत मिल गया सीधा क्या करो, ऑप्शंस पे जाओ,
और उस पर देख लो, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, मतलब इसका क्या आंसर हो गया, सी ऑप्शन, कि मेरा ए सही है पर क्या गलत है, आर गलत है। तो इसका हो गया ऑप्शन सी आंसर। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब आगे नॉर्मल वन वर्ड के क्वेश्चंस। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द सेल इज अ स्टोरेज ऑर्गेनेल विच प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। अभी तुमको पता ही है स्टोर करने का काम किसका होता है, बेसिकली वैक्यूल्स का। वैक्यूल की क्या, वैक्यूल्स स्टोरेज के लिए बने हैं। अगला है पैक एंड स्टोर मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ऊपर ही बताया था मैंने कि इसका काम क्या होता है, पैकेजिंग होता है। इसका काम होता है पैकेजिंग। गोल्जी अपैरेटस। अगला हो गया कंट्रोल द एक्टिविटीज। क्या करता है, एक्टिविटी कंट्रोल करता है किसकी, सेल की। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और लास्ट हो गया साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है। कहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो याद ही होना चाहिए, 5 नंबर का माइटोकॉन्ड्रिया ही आ सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में है बहुत कुछ लिखने के लिए। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये तो बहुत बार बता रखा है मैंने, कि क्या होता है, प्लांट सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल होती है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। तो तुम क्या क्या लिख सकते हो, एक तो लिख सकते हो सेल वॉल, इसके पास प्लांट के पास सेल वॉल होती है पर एनिमल के पास नहीं होती है। एक तुम लिख सकते हो किसके बारे में, हाँ एक तुम लिख सकते हो क्लोरोप्लास्ट, या क्लोरोप्लास्ट की जगह सीधा लिख सकते हो प्लास्टिड्स, कि जो तुम्हारा प्लांट सेल होता है उसमें प्लास्टिड होते हैं, एनिमल सेल पे नहीं होते हैं। एक तुम लिख सकते हो कि जो तुम्हारा प्लांट सेल होता है उसका क्या होता है, वैक्यूल कैसा होता है, बड़ा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वैक्यूल साइज इज ग्रेटर। और ऐसे बड़ा क्यों होता है इसके वैक्यूल का साइज, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टोरेज का काम ज्यादा होता है, और इसको क्या है, वैक्यूल एक और काम करता है, वो क्या काम करता है, तुम्हारे को सपोर्ट प्रोवाइड करने का। तो प्लांट को सपोर्ट चाहिए ज्यादा, क्योंकि वो क्या हमेशा खड़े रहेगा, प्लांट का जो सेल है। एनिमल सेल का तो क्या है, उसको तो मूवमेंट ज्यादा चाहिए, तो वो रिजिड नहीं रह सकता, की जगह पे टिका नहीं रह सकता वो एक ही जगह पे। तो तुम इन सबको लिख सकते हो। और भी होते हैं जो डिफरेंसेस, कि एक के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा चाहिए एनिमल सेल्स को, प्लांट सेल की एनर्जी थोड़ी कम चाहिए। और प्लांट सेल्स होते हैं तुम्हारे, उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है क्लोरोफिल। ये सब भी लिख सकते हो। अगला है माइटोकॉन्ड्रियन क्लोरोप्लास्ट और नोन है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। याद है मैंने बताया था कि सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं इनको। ये यार तुमसे पूछ ही सकता है, क्योंकि ये वो एक बहुत बढ़िया चीज है जो मैंने बोला है कि मैंने सबसे जरूरी चीज यही बताई थी कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट कैसे है, सेमी ऑटोनॉमस है। यही जो वर्ड है ना, ऐसी कैसी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। और इसका आंसर बस क्यों है, मैंने क्लास में भी कई बार बताया है कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट है, यही मेरे ऐसे सेल्स है जिनके पास क्या है, जिनके पास क्या है, खुद का डीएनए है, ओन डीएनए। साथ में क्या है, खुद के राइबोसोम्स है, मतलब क्या है, वो खुद के प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। वो जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है ना उससे प्रोटीन नहीं लेता है वो, या जो तुम्हारा सेल है उससे प्रोटीन नहीं लेता है वो खुद का प्रोटीन बना लेता है। जो तुम्हारा ये राइबोसोम्स, सॉरी राइबोसोम बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, ये इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या है, कि ये कुछ हद तक खुद का काम खुद ही कर लेते हैं, वरना बाकी ऑर्गेनिल को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई होने के लिए खुद का डीएनए नहीं है उनके पास, तो उनको जो न्यूक्लियस का डीएनए उस पर रिलाय करना पड़ता है। ना ही उनके पास खुद के राइबोसोम है, तो जो तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना के देगा, उसी से ही वो अपने आप को रिपेयर या उसी से एनर्जी ले पाएंगे। वो सीधे सीधा खुद के सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। बट जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है और जो है क्लोरोप्लास्ट है, उनके पास ये एबिलिटी है कि ये काम खुद कर सकते हैं। अब आई बात समझ में?
चलो अब आगे देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ये तो मैंने बता ही रखा है। माइटोसिस और मियोसिस ये क्या होते हैं, पहले तो दो टाइप के होते हैं सेल डिवीजन, जिसमें से एक तो क्या होता है मेरा, एक होता है जो मेरा ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है, मतलब क्या है कि मेरी बॉडी की जो होते हैं हाइट और वेट बढ़ाने के लिए है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है उसके लिए जिसमें हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं उनको, या गैमीट्स बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है दूसरा। तो जो मेरा माइटोसिस होता है वो किस में यूज होता है मेरा, ग्रोथ और रिपेयर में, ग्रोथ और रिपेयर में। और जो मेरा मियोसिस होता है वो किस में होता है, वो होता है मेरा गैमीट्स में प्रेजेंट होता है, पहले तो ये लिख देना। और साथ में किस में हेल्प करता है, वो रिप्रोडक्शन में। ठीक है, चाहे तो फिर तुम इसका नंबर भी लिख देना, कि इसके अंदर क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं, क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है, पहले डबल होता है। जो मेरा माइटोसिस होता है क्रोमोसोम का नंबर पहले डबल होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर मेरा जो सेल है वो डिवाइड होता है। जबकि जो मेरा मियोसिस होता है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होता है मेरा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है और उसी में वो डिवाइड होता है, ताकि क्या हो, जैसे मान लो अगर ह्यूमन के 32 क्रोमोसोम, 32 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो 16 पेयर मदर से है, 16 पेयर फादर से है। तो इसलिए मेरा जो मियोसिस का प्रोसेस होता है वो एफिशिएंट हो जाता है, वरना क्या आएगा, अगर मान लो उसमें से है 32 का पेयर फादर से आ गया, 32 का मदर से आ गया, तो क्या आएगा, मेरा एक नया क्रीचर बन जाएगा 64 क्रोमोसोम्स वाला, जिससे क्या है एबनॉर्मेलिटी आ सकती है बॉडी के अंदर। तो इसलिए मियोसिस का प्रोसेस अलग होता है। आई बात समझ में, इन दोनों में क्या डिफरेंस लिख सकते हो। ठीक है, अगला है कि हमने क्या करा, एक रेड ब्लड सेल लिया, उसको क्या करा हमने, तीन सोल्यूशन में डाला, एक है प्योर वाटर, एक है कंसंट्रेटेड सॉल्ट, और एक है नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, तो अब तुमको क्या लगता है नीचे वाले में से क्या होना चाहिए, पहले क्या है, हमने देखा पी कैसा हो गया, स्वेल हो गया, मतलब पी में क्या हुआ, जो मेरा सेल है वो क्या है, फूल गया है। अगला है मेरा क्यू में क्या है, श्रैंक, मतलब क्या है, सिकुड़ गया है। मतलब एक में तो क्या हुआ है, पी के अंदर तो पी के अंदर तो ऐसे करके फूल के ऐसे स्वेल हो गया पूरा सेल। ठीक है, इसमें क्यू में क्या हुआ है, ऐसे करके श्रिंक हो गया है। और जो आर है उसमें क्या है, ऐसे नॉर्मल था, अनचेंज रहा। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉल्यूशन पी एंड क्यू। अब क्योंकि पी में क्या है, मेरा जो सेल है फूल गया, तो मैं इसका तरीका क्या बताया था, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक हाइपोटोनिक, एक हाइपरटोनिक। तो जैसे ही मैंने बोला उसमें क्या है, हाइपो। हाँ, तो ये ओ आया ना, ओ पे ध्यान रखो। ओ का मतलब क्या है कि मोटा सा फूल गया, तो जिसमें मोटा सा फूल जाएगा वो कौन सा हो गया, हाइपोटोनिक। और क्यू में क्या है, श्रिंक हो गया, तो बस वो उसको उल्टा हो जाएगा, वो क्या है, हाइपरटोनिक। तो याद करने का तरीका आता है इसको। अब है रेड ब्लड सेल मेरा स्वेल क्यों हुआ पी के अंदर, क्योंकि क्या है, मेरा जो सेल है, अब मेरा सेल ऐसे तो है नहीं, बताओ क्या सेल के अंदर मेरा पानी होता है, बस क्या लगता है, ये मेरा मान लो अगर सेल है, तो इसमें क्या पानी होता है बस, क्या लगता है। हाँ, सेल में क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, साथ में क्या होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स हो गए, ठीक है, ऑर्गेनली हो गए, सुटेड सॉल्ट्स हो गए, और भी कई सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अब तुमने पर बाहर से क्या एनवायरनमेंट दे दिया, बाहर तुमने इसको एनवायरनमेंट दे दिया किस चीज का, प्योर वाटर का, मतलब एकदम साफ पानी, एकदम मतलब सिर्फ उसमें पानी है, कोई मिनरल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टिकल कंसेंट्रेशन कैसी है, जो मेरा सेल है उसके अंदर क्या है, हाई कंसेंट्रेशन है। जो मेरा सेल है पिंक वाला, उसके अंदर क्या हाई कंसेंट्रेशन है, जबकि जो सराउंडिंग है उसमें क्या लो कंसेंट्रेशन है। तो मैं तुम्हारे को बताइए था कि हमारा जो क्या होता है, क्या करते हैं, जो पानी होता है हमेशा कहाँ जाता है, जहाँ पे मेरा क्या है, पार्टिकल ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसकी तरफ जाता है हमेशा। तो बाहर हो गया हाई कंसेंट्रेशन, सॉरी बाहर नहीं, सेल के अंदर हो गया हाई कंसेंट्रेशन, और पानी में हो गया लो कंसेंट्रेशन। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, जो मेरा पानी है वो क्या करेगा, सेल के अंदर चला जाएगा, जिससे क्या हो कि मेरा जो सॉल्ट है वो क्या है, बैलेंस हो जाए पानी के साथ, मेरे जो सॉल्ट है के साथ बैलेंस हो जाए पानी के साथ, तो मेरा जो सेल है वो क्या होएगा, आखिर में जाके फूल के और मोटा हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या करा, जितना पहले उसके अंदर पानी था उससे ज्यादा पानी ग्रैब कर लिया, तो क्या आएगा, सेल ऐसे करके फूल के मोटा सा हो जाएगा। ये जो सेल है
ऐसे फूल के मोटा सा हो जाएगा। तो इसलिए से बस ये लिखना है कि वो स्वेल क्यों है, क्योंकि अंदर क्या है, हाई कंसेंट्रेशन है, बाहर क्या है, लो कंसेंट्रेशन है। तो हमारे जो ऑस्मोसिस होता है उसमें क्या होता है कि जो लो कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूट होता है उसमें क्या होता है, उसमें से पानी किसमें चला जाता है, हाई कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूट में। अब अगला है, व्हाट मे हैपन टू द सेल इफ दिस स्वेल टू मच। क्या होगा, सेल बहुत ज्यादा फूल जाए तो बस वो क्या करेगा, वो क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा। तो बर्स्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। या तो वो बर्स्ट हो जाएगा, या क्या होगा, वो रप्चर हो जाएगा, जिस वजह से क्या है कि तुम्हारा जो सेल है वो खत्म भी हो सकता है। अगला है, व्हाई सॉल्यूशन आर इंपॉर्टेंट फॉर रेड ब्लड सेल्स। और मेरा सॉल्यूशन आर है वो अच्छा क्यों है रेड ब्लड सेल्स के लिए, क्योंकि वो मेरा कैसा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि ना इसमें सॉल्ट कम है ना इसमें सॉल्ट ज्यादा है। तो इससे क्या है कि तुम्हारा जो सेल है उसकी शेप कैसी रहेगी, जैसे पहले थी वैसी रहेगी। ताकि अगर तुम्हारे एनवायरनमेंट में से कहीं से भी मान लो कभी ज्यादा सॉल्ट आ गया, कम सॉल्ट आ गया, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो क्या करेगा, किसी ना किसी तरीके से उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। पर वो सॉल्ट के इफेक्ट को सेल तक नहीं जाने देगा। जिससे क्या आएगा, तुम्हारा सेल ना ही तो फूलेगा और ना ही तो सिकुड़ेगा। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, हम आ गए एमसीक्यू फिर से। रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल्स मारे थे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन डिस्कवरी ऑफ, किसकी किसकी उसने डिस्कवरी कराई थी, उसने डिस्कवरी कराई थी मेरी न्यूक्लियस की। क्यों, क्योंकि उसने न्यूक्लियस से ही बताया था क्या कि मेरा जो जितना भी सारा मास है वो किसमें कंसंट्रेटेड है, सेंटर में कंसंट्रेटेड है। और क्या है, उसको मैं किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ उस मास को। इसलिए क्या हो गया, न्यूक्लियस। इन थॉमसन मॉडल, मतलब क्या, जो मेरा थॉमसन का मॉडल है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि इसमें क्या है, ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब क्या, मोर देन वन करेक्ट है। तो पहले देखते हैं थॉमसन मॉडल में क्या क्या बातें पड़ी थी। अब थॉमसन का क्या मॉडल था, पहले तो ये याद करते हैं, थॉमसन का क्या मॉडल था बताओ। थॉमसन के मॉडल का नाम क्या था। हाँ हाँ, दो नाम थे इसके, एक तो था प्लैंक मॉडल और एक था वाटरमैलन मॉडल। तब उसके बेस पे देखते हैं, उसके बेस पे क्या क्या बातें लिखी है। द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। मतलब उसके मॉडल ने क्या बोला था कि जो एटम का मास है वो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे। हाँ, तो ये बात तो उसके मॉडल ने बोली थी, क्योंकि उसने क्या बोला था कि सारा क्या है, मेरा जो वाटरमेलन है क्या है, प्लस चार्ज है। और जो मेरा मास होता है वो किसका होता है, प्लस चार्ज का ही होता है। तो ये और प्लस चार्ज क्या है, सारे में डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये बात तो सही है। द पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, और मास किसके पास है, पॉजिटिव चार्ज के पास, और वही के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। अब क्या है कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये बात भी सही है, उसने यही बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, जैसे बीज होता है किसी भी वाटरमेलन के अंदर या किसी भी प्लम पुडिंग के अंदर जो प्लम्प होता है, उसके उसी की तरह क्या है, इलेक्ट्रॉन किसमें क्या है, एम्बेड हो रखे हैं, स्कैटर हो रखे हैं इवनली। मतलब ऐसे नहीं कहीं पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कहीं पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या है, मेरा जो एटम है ओवरऑल कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये बात भी सही है। द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम। ये उसने कभी नहीं बोला कि वो अट्रैक्ट करते हैं आपस में, बल्कि उसको उसकी दिक्कत ही ये थी कि वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया कि क्या इतने सारे तो प्लस चार्ज है और इतने कम माइनस चार्ज है, तो मेरा एटम स्टेबल कैसे हुआ। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 2 3। तो 1 2 3 वाला ऑप्शन देख लो, ये वाला है 1 2 3 वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है। अब चलो, ये सब तो हो गया मेरा जो असली मेथड था सोचने का। बट अगर बाई चांस मेरे को पेपर में नहीं समझ आए कि क्या ही करना है, तो उसके लिए तरीका देख लो। सारे ऑप्शन पे आओ सीधा, क्योंकि तुम्हें ऑप्शन तुम्हारी हेल्प के लिए ही दिए हुए हैं। तो इसमें देख लेते हैं, देखो इसमें क्या है, वन से लेके क्या दिए हुए हैं, सारे वन ऑप्शन दिए हुए हैं हर ऑप्शन में। इसका मतलब क्या है, वन तो मुझे चेक ही नहीं करना, वन तो मेरा सही होगा ही होगा। सबसे पहले मैं ये देख के बताऊंगा। उसके बाद देखो, जो मेरा थ्री है वो कितने ऑप्शन में आ रहा है, 3 ऑप्शन में आ रहा है थ्री। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं थ्री चेक कर लूंगा। अगर थ्री मेरा सही है, मान लो अगर थ्री मान लो मेरा सही है,
तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस वाले ऑप्शन को अपने आप एलिमिनेट कर दूंगा 1 और 4 वाले को है। पर बाई चांस अगर मेरा 3 गलत हो जाता तो क्या होते, ये सारे ऑप्शन कट जाते, ए भी कट जाता, बी भी कट जाता और डी भी कट जाता, तो मेरा सीधा आंसर क्या आ जाता, सी आ जाता। तो ऐसे करके दिमाग लगा के मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब मान लो तुमने क्या कर दिया, ये वाला सी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तुम्हारे पास क्या बचे, ये 3 ऑप्शन बचे, 1 2 3 है, 1 3 और 1 4। ठीक है, तो उसके बाद तुमको पता ही है कि तुम्हारा, देखो एक चीज देखो, 4 यहाँ पे भी आ रहा है और 4 यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब क्या है कि 4 के सही होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, या फिर तुम ये मान सकते हो कि मैं को 4 को चेक कर लेता हूँ, जैसे मैंने अभी 3 चेक करा था ना, यहाँ पे 3 के कॉमन देख के मैं 3 चेक करा था, ऐसे में क्या कर सकता हूँ, 4 भी चेक कर सकता हूँ। और अगर बाई चांस मेरा क्या हुआ, अगर मान लो 4 मेरा क्या हुआ, सही निकल गया, तो मैं बस क्या करूंगा, इसको मार्क कर दूंगा। पर अगर मेरा 4 गलत निकल गया, इसका मतलब क्या है कि मेरा ये वाला ऑप्शन तो कटा ही हुआ, ये भी कट जाएगा, फिर बस मेरे को यही चेक करना रह जाएगा कि मेरा 2 सही है गलत है। तो ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं एक एक ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकता हूँ। है क्या मेरी बात समझ में? 3 ions, अगला क्वेश्चन है, 3 ions ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या है कि वो भी मेरा एक आयन है, उस पर क्या 3 प्लस का चार्ज है। द मास नंबर ऑफ द एटम इज 27, उसका मास नंबर क्या 27, मतलब पीरियड टेबल पे कौन से नंबर पे आता है, वो 27 नंबर पे आता है। एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14, और उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 14 है। वट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे को उसने क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है। तो मुझे पता है जितना मेरा मास नंबर होता है, कर देता हूँ, जितना मेरा क्या होता है, मास नंबर होता है, उसी के बराबर क्या होता है मेरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यही होता है क्या मेरा मास नंबर। ले लो, यही होता है क्या मेरा मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मुझे पता है मास नंबर मेरा क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मुझे उसने दे रखा है न्यूट्रॉन का मास, मेरे कितने न्यूट्रॉन दे रखे हैं, 14। ठीक है, और प्रोटॉन को मैं मान लेता हूँ एक्स प्लस, और इन दोनों को प्लस करके मेरा कितना बनना चाहिए, मास 27। ठीक है, तो मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 27 - 14। तो मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13। इसका मतलब क्या, मेरे प्रोटॉन कितने हैं, 13। और मेरे को ये पता है कि मेरे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तभी तो मेरा एटम स्टेबल होता है। माना क्या मेरा प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो क्या आएगा, मेरा एटम अनस्टेबल हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए, 14 आ गए, ओ सॉरी 13 आ गए, मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन भी, मेरे क्योंकि प्रोटॉन 13 है तो मेरे इलेक्ट्रॉन में कितने आ गए, 13। तो वैसे तो मेरा आंसर 13 होता अगर मैं इस लॉजिक से आता, तो पर इसने एक चीज लिखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन। मतलब क्या, मुझे एटम के अंदर नहीं पूछे, मेरे को किसमें पूछे, आयन के अंदर। और मेरा ये आयन कब बना है, जब मेरे उसमें क्या आया, 3 पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब क्या 3 प्रोटॉन ज्यादा है तब मेरे को इतना चार्ज आया है। मतलब क्या हुआ होगा मेरा, कि मेरा अगर मान लो ये एटम है, ठीक है, ये मान लो इसमें शेल है ये, ठीक है, तो सबसे अंदर कितने थे, 2 थे, सबसे अंदर 2 थे, इसके बाद 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। ये तो मेरे नॉर्मल एटम के अंदर इतने थे, बट इसमें कितने का चार्ज आ गया, 3 पॉजिटिव का चार्ज आ गया। मतलब क्या हुआ, ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है, जब मैं ये बाहर निकाल दूंगा,
तभी तो मेरे 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि प्रोटॉन को तो मैं छेड़ ही नहीं सकता, ना ही मैं कम कर सकता ना ज्यादा कर सकता हूँ। तो जो काम है वो इलेक्ट्रॉन ही करता है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो माइनस का चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो मतलब मेरे कितने बचे अब इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? आयन के अंदर कितने हैं? 10। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बताओ। ठीक है। अच्छा, नीचे ऑप्शन दे रखे थे, सॉरी मैंने नेक्स्ट पेज पलटा नहीं। तुम तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। मेरे पास 2 ऑप्शन आए थे, एक 13 आ जाता और एक 10 आ जाता, तो इसका आंसर कितना है? 10। द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द एल्यूमिनियम एटम। अब एल्यूमिनियम एटम के अंदर मेरे को क्या बताना है? डिस्ट्रीब्यूशन बताना है किसका? जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका। तो एल्यूमिनियम का मेरे को पता ही है, 2s2 होता है एल्यूमिनियम का। तो सॉरी, 2s2 नहीं होता, 2s3 होता है एल्यूमिनियम का मेरा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम में कितने होते हैं? 13 होते हैं। एल्यूमिनियम में कितने होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तभी वो मेरा क्या करता है, आउटर मोस्ट के अंदर क्या बना पाता है? 3 प्लस बना पाता है। अगर इसके पास आउटर मोस्ट में 2 ही होंगे तो ये क्या करेगा? 2 प्लस ही बना पाएगा। और ये मेरा Al3 प्लस लिख पाता हूँ मैं। इसका मतलब क्या? एल्यूमिनियम में कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गए? 2 8 और फिर 3। अगला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब जो मेरा कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ है वो मेरा क्या स्टेट करता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं? कि मैटर मैटर ना ही बन सकता ना डिस्ट्रॉय सकता। नहीं, ये तो मेरा वो बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट मास। अगला, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास इन अ केमिकल कंपाउंड। हाँ, ये बात सही है कि वो किस में प्रेजेंट होते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। फिर मैं बाकी ऑप्शन पढ़ लेता हूँ एक बारी, कहीं मेरा आंसर ना निकल जाए। वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली एज इट्स प्रेशर इज कांस्टेंट। मतलब ये तो प्रेशर प्रेशर की बात आ गई, प्रेशर के कारण तो कुछ बोलते ही नहीं है। और नन ऑफ द अबव नहीं, मेरे को एक आंसर मिल गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड वाला। ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है। ठीक है। अब आइसोटोप का मैंने क्या बताया था? आइसोटोप मैंने किस वर्ड से बताया था? मैंने 2 वर्ड बताया था। एक बताया था मैंने आइसो बार, और एक बताया था मैंने आइसोटोप। ठीक है। अब आइसो बार को मैंने क्या पढ़ने को बोला था? आइसो बार को तुम कैसे पढ़ो? आइसो, और उसके बाद फिर पढ़ो भार। ठीक है। मतलब भार का मतलब क्या होता है? वजन। मतलब क्या हो गया? मास। और आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। मतलब सेम मास वाले क्या होंगे? आइसो भार। ठीक है। और आइसोटोप क्या आता है? कि किसी को तुमने क्या करा? टोपी पहना दी। मतलब क्या बोला? मान लो तुमने किसी को क्या करा? गलत नंबर दे दिया। तो आइसो, इसको मैं बोलता हूँ टोपी। मतलब तुमने किसी को क्या करा? गलत नंबर दे दिया है। या मान लो दो चीजों का क्या हुआ? तुमने सेम नंबर दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है। और आइसो भार क्या होता है मेरा? सेम एटॉमिक मास। ठीक है। एटॉमिक मास बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, की बात है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेम एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर मेरा सेम कब होता है? एटॉमिक नंबर होता है मेरा प्रोटॉन का नंबर प्लस जो मेरा न्यूट्रॉन है उसका नंबर। तो अगर मैंने प्रोटॉन बढ़ा दिया बाई चांस, तो क्या होगा? मेरा मास बढ़ जाएगा। वो तो मैं प्रोटॉन का नंबर तो बढ़ा नहीं सकता, तो मैं क्या बढ़ाऊंगा? फिर न्यूट्रॉन बढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं क्या बोल दूंगा? आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि तुम्हारे जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा या कम होते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा हाइड्रोजन है, उसका ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम क्या हो गया? आइसोटोप हो गए। कार्बन 12 कार्बन 14 क्या आइसोटोप्स है। तो एग्जांपल से याद कर लिया करो, कार्बन 12 और कार्बन 14, मतलब है दोनों कार्बन ही। दोनों का एटॉमिक नंबर 12 ही है। वो सॉरी, मतलब दोनों का पीरियोडिक टेबल में है तो कार्बन ही, बट एक का नंबर कितना है? 12। एक का नंबर कितना है? 14। अगला है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या? हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम। कंबाइन विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितने ग्राम से कंबाइन करता है? 16 ग्राम ऑक्सीजन से। तो मुझसे उसने पूछा कितना वाटर बनेगा। तो चेक कर लेते कितना वाटर बनेगा। हाइड्रोजन, मेरा इक्वेशन क्या होती है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
H2 प्लस हाफ O2, हाफ O2 गिव्स क्या, H2O। H2O, ठीक है। मतलब मेरे पास क्या है, 2 ग्राम कौन सी है मेरे पास, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और 1/2 इंटू 16 करूंगा, इंटू 16 करूंगा। ये 1/2 चलो रहने दो, तुम ना O2 ही कर लो। कि मैंने क्या करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में प्लस करा, तो मुझे क्या मिल गया, H2O मिल गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में तो क्या बोलता है फिर, कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जितना रिएक्टेंट में मास होएगा उतना प्रोडक्ट में मास होएगा। तो रिएक्टेंट में मेरा मास कितना है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम के ऑक्सीजन है। तो मेरे रिएक्टेंट में कितना मास है, 16 17 18, 18 ग्राम है। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कितना बनेगा, 18 ग्राम बनेगा। तो तुम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि जितना मास मैं रिएक्टेंट में लूंगा उतने मास किसमें लूंगा, प्रोडक्ट में, ठीक है। इसके बाद है शेल्स ऑफ एन एटॉमिक, शेल्स ऑफ एन एटम आर डिजाइंड एज PQRS। क्या लगता है किसी भी शेल का किससे डिजाइन होता है, PQRS से होते हैं कि KLMN से होते हैं। कोई मेरा शेल होता है एटम का, वो KLMN होता है या फिर PQRS होता है, KLMN। मतलब क्या, मेरे को यही गलत लिखा हुआ है तो मैं आगे चेक भी नहीं करूंगा, मैं सीधा क्या करूंगा, जो मेरा असर्शन रीजन वाला ऑप्शन है उसमें क्या है, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। मतलब क्या, असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ये मेरा कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स बताने की तो आसानी है, उसके जो मेन में पोस्टुलेट्स है वो बता दो कि मतलब बोहर मॉडल क्या क्या करता था। उसमें मॉडल ने क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें बताई थी, उसने बताया था स्टेबल कैसे है तुम्हारा, और इलेक्ट्रॉन तुम्हारे डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स में घूमते रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूमते घूमते कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। उसने उसको किससे कंपेयर कर दिया था, जैसे हमारे यूनिवर्स में क्या होता है, सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, उसी तरीके से। ये तो पोस्टुलेट्स हो गए। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35। तो बस तुमको क्या करना था, 35 नंबर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देना था। सॉरी, 35 में 35 तो मास होता है इसका, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसलिए क्या होता है, क्लोरीन के उसमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 और 7। उसमें कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 8 7। दो सबसे के शेल में, 8 एल शेल में और 7 के एम शेल में। फिर अगला है, कैलकुलेट द वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एटम। मतलब इसमें क्या है, मेरे को वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। तो वैलेंसी क्या होती है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, इस वाले जो मेरा एटम है इसकी कितनी चाह है इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की। तो 3 और 2 5, इसके 5 क्या आउटर मोस्ट में है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या लगता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या 5 लेगा। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 की। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो हो गए 5, ठीक है। अगला है, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बताया था, इसको तुम कैसे लिखते हो, Ca, इसकी पावर क्या होती है, कैल्शियम की 2+ होती है। और जो मेरा कार्बोनेट होता है वो होता है मेरा CO3 2-, CO3 2-। तो क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, बस दोनों को एक दूसरे के पैर में लिख देंगे, फिर हम बोलेंगे कि दोनों चीज कॉमन लिखी हुई है मेरे पास। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, Ca2, और यहाँ बन जाएगा CO3, और इसके पैर में भी क्या आ जाएगा, 2। बट इसमें एक चीज है, क्या है कि ये जो पावर है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मतलब क्या है, इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ थोड़ा सा। रिड्यूस कैसे, कि मान लो अगर कोई मेरे को ये दे दे, क्या दे सकता है, मान लो कोई मेरे को, मान लो ऐसे रैंडम से कोई किसी ने दे दिया तुम्हारे को H2O2, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करके तुम पता क्या लिख सकते हो, HO भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि तुम्हारा क्या, 2 तो कॉमन है ही,
तो मतलब दो दो के रेशियो में कंबाइन होंगे वो हमेशा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा फाइनली CaCO3 बन जाएगा, क्योंकि तुमने क्या करा, टू कॉमन निकाल दिया। जो जो कॉमन हो तुम वो निकाल सकते हो बाहर। तो ये हो गया CaCO3 फाइनली, जो तुम्हारा आंसर आ गया। अगला है, राइट द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड फॉर्म्ड बाय Fe3+ और OH माइनस। तो बस क्या करो, इसकी पावर इसके पैर में दे दो, और इसकी पावर क्या करो, इसके पैर में दे दो। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, Fe और OH की पावर कितनी है, 1 है, -1 है मतलब। तो मैं क्या करूंगा, जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेता हूँ 1, और यहाँ पे क्या है OH, इसके नीचे कितना दे दूंगा, Fe की पावर कितनी है 3, तो FeOH होल थ्राइस हो गया। अब होल थ्राइस क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये OH के नीचे 3 लिखा है, ये नहीं है कि सिर्फ O के नीचे 3 लिखा है या H के नीचे 3 लिखा है, दोनों के नीचे मिला के 3 लिखा है ये। अब अगला है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड होता है मेरा CO2, CO2, ठीक है। तो CO2 में मेरा कार्बन का मास कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन को होता है मेरा 16, और मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 है। तो 16 × 16 करूंगा तो कितना, सॉरी 16 × 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 32। टोटल मेरा बन गया है कितना, 44। तो मेरा टोटल बन गया कितना, 44, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है U। इसको मैं बोलता हूँ यूनिफाइड मास। तो चैन साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा। CO2 की मेरी कितनी बनी फाइनली आंसर, 44 U। U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। अगला है, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, मैंने तुमको बना के भी दिखाया था, कि बस क्या करो, Na बनाओ, Cl बनाओ, ठीक है, और यहाँ से क्या करो, Na से एक प्लस बना के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो, और इसको क्या करो, माइनस लिख दो, और दोनों को क्या बना दो, आयन बना दो, ऐसे ऐसे करके ब्रैकेट लगा के। तो मैं तो एक ही स्टेप में करके दिखाते, तुम 2 3 स्टेप में लिख देना, बस Na और Cl लिख दो पहले, फिर एक में प्लस और एक में माइनस लिख दो और एरो बना दो, फिर तीसरे में क्या करो, बस तीनों में ब्रैकेट बना दो ऐसा करके। तो ये तुम्हारा 3 स्टेप के अंदर बन जाएगा। एक स्टेप में बना दी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, 3 क्वेश्चन है, और तुम्हारा टोटल 3 नंबर का है, मतलब एक एक नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। शो द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, H2O होता है। तो ऑक्सीजन क्या है मेरे पास, एक इस H को शेयर कराएगा, एक इस H को शेयर कराएगा, और H के पास भी क्या है मेरे पास, एक अपना ये वाला है, और एक H के पास क्या है, अपना ये वाला है। बाकी ऑक्सीजन के पास खाली कितने हैं, और इसके बाद 6 हो गए टोटल, 2 यहाँ आ गए, 1 2 3 और 4, और बस क्या करो, ऐसे करके गोला बना दो। ये एक गोला, ठीक है, ये दूसरा गोला, ठीक है, और ये आ गया H वाला तीसरा, और ये वाले H नहीं वाले इलेक्ट्रॉन, ये चौथा। ये करके तुम उसको गोला बना सकते हो। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, H2O का मॉलिक्यूल। नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड इन बोथ द केसेस। तो पहले वाले में तो क्या है, आयोनिक बॉन्ड है, आई लिख देता हूँ, और दूसरे वाले में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड भी कैसे है, ब्रैकेट में लिख देना, डबल बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाते हैं उतने क्या होते हैं, मेरे बॉन्ड बनते हैं। तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब 25 के बाद से लेके लास्ट तक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके पहले बताओ, इस यहाँ तक किसी में कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो 24 तक।